आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपकी आंखें और डायबिटीज, खासकर डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। इस एपिसोड का मकसद आपको ये समझाना है कि डायबिटीज का आईसाइट पर क्या असर हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे जरूरी, इसे मैनेज और प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं। डायबिटीज दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है, इसीलिए आईसाइट के लिए इसके इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अडल्ट्स के बीच ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट करी जाए, तो इसके प्रोग्रेशन को रोकना काफी आसान हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सहगल है। स्वागत है आपका डॉक्टर वॉशपेन्स पॉडकास्ट में। लेट्स डाइव इन। डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी जो लंबे वक्त तक आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने या इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी की कमी से आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, उसे डायबिटीज कहते हैं। इसके दो मेन टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज जहां बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, और टाइप 2 डायबिटीज जहां बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। इन टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझने में मदद करता है कि डायबिटीज से हुई कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे होती है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अकॉर्डिंग 2021 में करीब 53.7 करोड़ अडल्ट्स डायबिटीज से अफेक्टेड हैं, और ये नंबर फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद रखता है। डायबिटीज के बढ़ते केसेस को देखते हुए अवेयरनेस और एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है, खासकर उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो विजन को अफेक्ट करते हैं, यानी आपकी आईसाइट को। डायबिटीज और आपके विजन के बीच का कनेक्शन समझने के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स कैसे बॉडी के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। टाइम के साथ साथ हाई ब्लड ग्लूकोज बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, जो वैस्कुलर सिस्टम यानी आपकी आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करता है। ये डैमेज आपकी आंखों के रेटिना यानी पर्दे के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में खास तौर पर देखा जाता है, जहां ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का कारण बनता है। रेटिना खुद एक हाई मेटाबॉलिक डिमांड वाला हिस्सा है, यानी यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा रहता है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक काफी इंटेंस नेटवर्क रहता है। माइक्रो एन्यूरिज्म्स यानी ब्लड वेसल वॉल्स कुछ जगहों से वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और एक बलून की तरह फूल जाती है। वहां से आसपास के टिश्यूज में फ्लूइड या ब्लड लीक कर सकता है। उसके बाद वी हैव रेटिनल इस्कीमिया, जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी रोक की वजह से आपकी आर्टरीज या वेन्स में, जिस वजह से रेटिना के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जो आगे कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है। जैसे जैसे डैमेज बढ़ता है, पेशेंट्स की आईसाइट बदल जाती है, कमजोर हो जाती है, जिस वजह से बेहद जरूरी हो जाता है अर्जेंट और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस होती हैं। हर स्टेज में रेटिना में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। इन स्टेजेस को समझना जरूरी होता है ताकि पेशेंट के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे। डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहली स्टेज होती है माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। मैं मानता हूं कि ये नाम बेहद बड़े लग रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप नाम पर फोकस ना करें, आप फोकस करें अगर कि इस स्टेज में क्या क्या हो रहा है, ताकि अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप रिलेट कर सकें अपने साथ, और साथ में इफेक्टिवली अपने डॉक्टर से बात कर सकें। खैर, पहली स्टेज आती है माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज पर माइक्रो एन्यूरिज्म्स हो जाते हैं आई की ब्लड वेसल्स में, जो अक्सर एसिम्टोमेटिक रहता है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन ये स्टेज इनिशियल चेंजेस को इंडिकेट करता है। अगली स्टेज है मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में कुछ ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये ब्लॉकेज रेटिनल स्वेलिंग और विजन डिस्टर्बेंसेस का कारण बन सकता है। देन इसके तीसरी स्टेज होती है सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में काफी सारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे रेटिना के बहुत से एरियाज में ब्लड फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। आखिरी स्टेज है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक एडवांस्ड स्टेज है, जहां
न्यू और काफी फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती हैं जो इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में बनती हैं। इन नई ब्लड वेसल्स में लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सीरियस विजन लॉस का कारण बन सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का पैथोफिजियोलॉजी यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी के होने का कारण और कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस पर आधारित होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की पैथोफिजियोलॉजी यानी उसके होने के कारण बेहद कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस पर आधारित होती हैं, जैसे हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन और साथ में बॉडी पर पड़ने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सारी चीजें मिलके किस तरीके से आपके रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। क्रॉनिक हाई ब्लड शुगर की वजह से रेटिनल ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी में चेंजेस आते हैं जो स्वेलिंग और नए ब्लड वेसल फॉर्मेशन को जन्म देते हैं। इन प्रोसेसेस को समझना पर्सनलाइज्ड थेरेपीज को डेवलप करने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आपकी आंखों में डैमेज जैसे जैसे बढ़ता है, पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जैसे ब्लर्ड या फ्लक्चुएटिंग विजन, डार्क स्पॉट्स बनना आंखों में, कम लाइट में देखने में मुश्किल और अचानक आंखों से दिखना बंद हो जाना। इन सिम्टम्स को जानना, समझना और इन पे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेकर आना बेहद जरूरी है। अगर सिम्टम्स को इग्नोर किया गया तो इरिवर्सिबल डैमेज और विजन लॉस हो सकता है। जल्द से जल्द डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिटेक्शन बेहद जरूरी है। उसे इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रेगुलर आई चेकअप हेल्प करते हैं रेटिना में चेंजेस डिटेक्ट करने में, और एक्सटेंसिव डैमेज होने से पहले आपके डॉक्टर को बता देते हैं कि अब यहां पर इस स्टेज पर पहुंच गया है डैमेज। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि डायबिटीज से अफेक्टेड इंडिविजुअल को, पेशेंट को हर साल एक दफा अपनी आंखें चेक करवानी बेहद जरूरी है। अगर किसी को रेटिनोपैथी की हिस्ट्री है तो और भी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत हो सकती है। कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में बात करते हैं जिससे हमें रेटिना का इवैल्यूएशन करने में मदद मिलती है। सबसे पहले डायलेटेड आई एग्जाम किया जाता है। आपके आई डॉक्टर स्पेशल आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके आपके प्यूपिल को, आपकी आंखों को थोड़ा सा और ज्यादा ओपन करते हैं जिससे रेटिना का एक साफ व्यू मिल पाए। इस एग्जाम से स्वेलिंग, ब्लीडिंग या नई ब्लड वेसल ग्रोथ जैसी एबनॉर्मैलिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। अगला टेस्ट होता है फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। इस टेस्ट में आपकी बाजू की वेन में, आपकी आपकी बाजू में एक डाई इंजेक्ट करते हैं और वो डाई आपकी आंख की ब्लड वेसल्स तक पहुंचती है। डाई जब आंख तक पहुंचती है तो रेटिना की ब्लड वेसल्स से वो गुजरती है। उस वक्त फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं रेटिना के, जो लीकेज या ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या फिर ओसीटी टेस्ट। ये इमेजिंग टेक्निक आपके रेटिना के क्रॉस सेक्शंस की इमेज प्रोवाइड करता है जिससे रेटिना की लेयर्स का डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो सकता है। ओसीटी बहुत ही सटल चेंजेस को, बहुत ही बारीक चेंजेस को डिटेक्ट करने में मदद करता है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की इंटेंसिटी और सिवेरिटी को असेस करने में यूजफुल रहता है। इन टेस्ट्स के रिजल्ट्स को समझना और पेशेंट्स को समझाना बेहद जरूरी है। टेस्ट्स की फाइंडिंग्स और उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन आपके कंसल्टेंट करेंगे। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर डिस्कस किया जाता है। पेशेंट को अपने हेल्थ के लिए क्वेश्चंस पूछने चाहिए और कोई भी चीज जहां पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो अपने डॉक्टर से क्लैरिफाई करना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की हिचक या झिझक नहीं होनी चाहिए। रिसर्च के साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इंप्रूव हो रहे हैं। लेजर ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी को मैनेज करने का एक कॉमन और बेहद ही असरदार तरीका है, खासकर प्रोलिफरेटिव स्टेज में। इसके दो प्राइमरी टाइप्स हैं। फोकल लेजर ट्रीटमेंट जो स्पेसिफिक एरियाज में जहां पर लीक है उसको टारगेट करता है रेटिना में, लीक करती हुई ब्लड वेसल्स को सील करने के लिए, ताकि स्वेलिंग कम हो और ताकि ये बीमारी और ना बढ़े। उसके बाद हमारे पास आता है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन या फिर पीआरपी। ये ट्रीटमेंट आपके रेटिना में छोटे छोटे बर्न्स क्रिएट करता है जिससे नई ब्लड वेसल्स की ग्रोथ कम हो जाती है, जिस वजह से लीक्स कम होते हैं। पीआरपी खासकर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव है। पेशेंट्स को प्रोसीजर के दौरान कुछ डिस्कम्फर्ट जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क्स आमतौर पर कम रहते हैं।
एंटी वीईजीएफ यानी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शंस रहते होते हैं, और ये भी एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये इंजेक्शंस उन अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स को टारगेट करते हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण डेवलप होते हैं। वीईजीएफ को इनहिबिट करने से उसे रोक के लीकेज को रिड्यूस किया जा सकता है, स्वेलिंग को कम किया जा सकता है और डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकने में मदद किया जा सकता है। एंटी वीईजीएफ इंजेक्शंस बहुत सारे पेशेंट्स में विजन को इंप्रूव करने में मददगार साबित हुए हैं, और अब डायबिटिक मैक्युलर इडीमा ट्रीट करने का एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ऑप्शन बन चुके हैं। एडवांस केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। विट्रेक्टमी एक प्रोसीजर है जो विट्रियस जेल को रेटिना से रिमूव करता है जब एक्सेसिव ब्लीडिंग या स्कारिंग हो जाती है। ये प्रोसीजर जनरली सिवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स में किया जाता है, और ये विजुअल आउटकम्स को इंप्रूव करने में काफी मददगार साबित हुआ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ साथ डॉक्टर्स को दूसरे डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी को भी कंसिडर करना चाहिए। ये इंटरकनेक्टेड कंडीशंस की ओवरऑल मैनेजमेंट बेहद जरूरी है ताकि पेशेंट हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, मेडिसिन का गोल्डन रूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की बात करें अगर, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छे से कंट्रोल करना। आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को घर पर मॉनिटर करें और डॉक्टर्स के साथ रेगुलर चेकअप करें। एक बैलेंस डाइट जो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में कम रहेगी, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ज्यादा इफेक्टिव रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्टेबलाइज करता है। आप एक हफ्ते के अंदर कम से कम नहीं तो 150 मिनट की इंटेंस या मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी का एम कीजिए। हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल कई दफा डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। अगर किसी को इन कंडीशंस की हिस्ट्री है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिकेशंस के थ्रू इन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे जैसे स्मोकिंग छोड़ना और स्ट्रेस मैनेजमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी की रिस्क को कम करने में इफेक्टिव हो सकते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए माइंडफुल प्रैक्टिसेस जैसे योगा और फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल किया जा सकता है। ये ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग को इंप्रूव करने में काफी मददगार होते हैं। आज के एपिसोड में हमने डायबिटीज और विजन हेल्थ के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया, खासकर डायबिटिक रेटिनोपैथी पर फोकस करते हुए। रिकैप करते हुए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे डायबिटीज ब्लड वेसल्स में चेंजेस लाता है जो विजन को अफेक्ट करता है। हमें एनुअल आई एग्जाम्स स्केड्यूल करने चाहिए हमें हमें एनुअल आई एग्जाम्स स्केड्यूल करने चाहिए ताकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के अर्ली साइंस पकड़े जा सकें। अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल या मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए, और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया जा सकता है। देखिए, हर पेशेंट जो डायबिटीज़ के साथ सफ़र करता है वो बेहद अलग है, वो बेहद यूनिक है, लेकिन नॉलेज और अवेयरनेस उस सफ़र को थोड़ा आसान बना सकता है। अगर आप या आपका कोई करीबी डायबिटीज से जूझ रहा है, उन्हें अपनी आई हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मोटिवेट करें और रेगुलर इवैल्यूएशंस के लिए मोटिवेट करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने इंग्लिश में डायबिटीज़ के ऊपर एक एपिसोड इस पॉडकास्ट पे डाला हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ में ऊपर के किसी एक कोने में होगा। साथ मिलकर हम डायबिटीज़ के इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं और प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के मेजर्स को प्रमोट कर सकते हैं। शुक्रिया आज के एपिसोड को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे डॉक्टर आकाश सहगल को ऑन द डॉक्टर वॉशप्रेस पॉडकास्ट।